प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में पानी की एक एक बूंद के लिए संसार के जीव प्राणी क्यों तरसते हैं और बरसात आते ही वही पानी बाढ़ बनकर तबाही क्यों मचाने लगता है। आखिर यह पानी का कैसा अद्भुत चक्र है और क्या हमारी धरती सच में एक बहुत बड़े गुल्लक की तरह काम करती है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। और मैं हूं आपका अपना शिक्षक विनोद कुमार वेदालंकार। और आज हम कक्षा 7 हिंदी की पुस्तक मल्हार के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पानी रे पानी का संपूर्ण अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। तो बांध लीजिए अपनी कमर की पेटी, कमर सीधे करके बैठिए। यह पाठ हमें पानी की वास्तविक कीमत, जल संरक्षण का महत्व और प्रकृति के साथ हमारे संबंध को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह पाठ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके समझने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। तो सर्वप्रथम अनुपम मिश्र जी के जीवन से थोड़ा सा परिचित हो लिया जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुपम मिश्र हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक, पर्यावरणविद और जल संरक्षण विशेषज्ञ थे। इनका जन्म वर्ष 1948 यानी कि 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। वे बचपन से ही प्रकृति और समाज के प्रति बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को जल बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अनुपम मिश्र जी ने भारत की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली पर बहुत ही गहरा अध्ययन किया और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। मैं अपनी तरफ से भी आपको प्रेरित करना चाहूंगा इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। आपके स्कूल की लाइब्रेरी में पुस्तक जरूर मिलने वाली है। तो गर्मियों की छुट्टियों में यही काम कर डालिए कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। तो यह जो पुस्तक है, ये जल संरक्षण के महत्व को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाती है। अनुपम मिश्र जी ने गांव में तालाब, जिनको हम जो है जोहड़ भी कहते हैं अपनी देशी भाषा में, जो तालाब हैं, कुएं हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, वर्षा का जो जल संग्रह है और वर्षा के जल को संग्रहित करने की जो पुरानी विधियां हैं, उनको बचाने पर बहुत ही विशेष बल दिया है। लेखक सरल जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखते हैं। उनकी रचनाएं समाज को प्रकृति से प्रेम करना और संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाती हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र जी का निधन वर्ष 2016 में हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए आज भी प्रेरणा देते हैं और आगे भी प्रेरित करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें इस पाठ के बारे में विस्तार से समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। तो चलिए ठीक है, यह पाठ जो है लेखक अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखित है। वे पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले महान विचारक, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। उनकी पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब लोगों को बहुत ही अधिक पसंद आई, काफी चर्चित पुस्तक रही, दूसरे भी देशों में कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। उन्होंने हमें उस पुस्तक के माध्यम से सिखाया कि पुराने तालाबों की मरम्मत और जल स्रोतों यानी वाटर रिसोर्सेज की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। और उनकी रक्षा कैसे की जाए ताकि हम पानी की इस बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सके। तो यह पाठ हमें पानी की असली अहमियत और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाता है। स्कूल में हम जल चक्र के बारे में जरूर पढ़ते हैं। हमने भूगोल की पुस्तकों में जल चक्र के बारे में पढ़ा होगा, वाटर सर्कल के बारे में, कैसे सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी वेपोरेट होकर के भाप बन करके बादलों का रूप धारण कर लेता है, आसमान में चला जाता है, आकाश में चला जाता है, और वही बादल प्लेन क्षेत्र में, समतल क्षेत्रों में वर्षा के रूप में बरसते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। ठीक है जी। और जब बर्फ जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ की पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर, जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां पर जम जाती हैं और बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स का रूप धारण कर लेते हैं। और वही ग्लेशियर एक खास तापमान पर पानी की रूप में पिघल करके नदियों का स्रोत बनते हैं। जैसे कि कभी आप गंगोत्री जाकर के देखेंगे, यमुनोत्री जाकर के देखिए, मंदाकिनी कहां से निकलती है, अलकनंदा कहां से निकलते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। तो इन नदियों के रास्ते से वही पानी जो कभी बहा था, जो कभी बरसा था बादलों से, वो समुद्र की तरफ चल पड़ता है। यह चक्र जो है आपने किताबों में जरूर देखा होगा, इसके कई सारे आपने डायग्राम्स भी बनाए होंगे। बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, और
असली जिंदगी में यह पानी का चक्कर जो है ये गड़बड़ाया हुआ है भैया। देखिए, अब हमारे नलों में पानी हमेशा आता नहीं है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है कि नहीं है? ये तो हम सभी महसूस करते ही हैं। तो अब हमारे जो घरों में पानी आता है, उस पानी की जो दिक्कत हम महसूस करते हैं, वो कई बार हमने देखा होगा कि पानी देर रात या सुबह-सुबह जल्दी आ जाता है। सबको नींद छोड़कर, अपनी प्यारी सी नींद छोड़ करके बाल्टियां, घड़े, ड्रम आदि पानी से भरने पड़ते हैं। कई बार इसी पानी को लेकर के झगड़े भी हो जाते हैं। कुछ लोग नलों में मोटर लगा करके ज्यादा पानी खींच लेते हैं, जिससे दूसरे घरों में जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता है। मजबूरी में फिर सब यही करने लगते हैं। हैं? सभी लोग मोटर लगा लेते हैं, वाटर पंप लगा लेते हैं और फिर समस्या और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि पीछे से तो पानी की सप्लाई बराबर ही उतना ही पानी आ रहा है। तो शहरों में तो अब पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, बड़ी समस्या है। पानी बोतलों में बिकता है। हम भी जब सफर करते हैं तो पानी जो है मोल खरीद करके ही पीते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े-बड़े शहर हैं, बेंगलोर जैसे जो शहर हैं, वहां पर गर्मी के दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और कई जगह तो पानी की के लेकर के अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। बहुत ही विकट समस्या हो जाती है। लेकिन जब बारिश होती है तो सड़कों पर, घरों में, स्कूलों में, कार्यालयों में पानी भर जाता है। सब जगह पानी भर जाता है। रेल की पटरियां पानी में डूब जाती हैं। देश के कई हिस्से बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। जान माल की बड़ी हानि होती है। आपने जो है देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो समाचारों में जरूर सुना होगा। पानी यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पानी जो है वो बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में भी उभर करके आता है। अब ये दोनों ही समस्याएं हैं, एक तरफ अकाल की समस्या है, दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या है, लेकिन ये दोनों ही समस्याएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम समझदारी से काम लें और इन दोनों मुश्किलों से हम बच सकते हैं, केवल थोड़ी सी अकल लगाकर, केवल थोड़ी सी समझदारी के साथ। तो कैसे बचा जा सकता है? तो इस पाठ में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के रूप में जो है समझाया गया है और वो उदाहरण दिया गया है गुल्लक का। गुल्लक तो आपको पता ही होगा, गुल्लक बच्चे घर में रखते हैं। जो भी पॉकेट मनी बस मिलता है उसमें से पैसे बचा करके, एक का सिक्का, दो, पांच, 10 का सिक्का या नोट आदि भी जब भी हमसे बच जाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें जो है एकत्रित करते रहते हैं और जब पैसे की ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है तो हम गुल्लक को फोड़ करके उसमें से पैसे निकाल करके अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। वो वैसे ही यहाँ पर भी बताया गया है। तो देखिए, धरती भी एक बड़े गुल्लक की तरह है। बारिश के समय जो पानी बरसता है वो तालाबों में, झीलों में, कुओं में एकत्रित हो जाता है और वो इस गुल्लक को भरने का काम करते हैं। वो तालाब, झीलें, कुएं आदि बारिश का पानी धीरे 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 रिस करके जमीन के नीचे छन करके एकत्रित हो जाता है और अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके लेवल को मेंटेन करता है। एक खजाना पानी का समुद्र, एक पानी का, मीठे पानी का समुद्र, ताजे पानी का समुद्र हमारी धरती के नीचे इकट्ठा हो जाता है और यही पानी हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जो है पंप आदि लगा करके और ट्यूबवेल आदि के द्वारा खेतों में सिंचाई करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं। घरों में भी आपने देखा ही होगा इस प्रकार से। ठीक है ना जी? तो चलिए, तो ये जो समस्या है इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन हमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या कर दी कि हम बन गए लालची। और लालच में हमने, लोभ में क्या किया कि जमीन के लालच में हमने क्या किया कि तालाबों को मिटा दिया, उनको कचरे से भर दिया, मिट्टी से ढक दिया, अपने घरों को बहुत ऊंचा उठा दिया, पक्का कर दिया, चारों तरफ कच्ची जमीन छोड़ी ही नहीं। तो वहां पर हमने बड़े बड़े मकान बना दिए, बाजार बना दिए, शॉपिंग मॉल्स बना दिए, थिएटर्स बना दिए, प्लेग्राउंड बना दिए, न जाने क्या क्या बना दिया। अब गर्मी में तो भाई नल सूखेंगे ही, अब गर्मी में पानी कहां से आएगा। अब बारिश में बस्तियां डूब जाती हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है उसको जो है रास्ता नहीं मिलता जाने के लिए, कहीं बहने के लिए या ठहरने के लिए। बड़ी बड़ी जो पहले तालाब होते थे वो उनको मिलते नहीं है। जमीन के नीचे भी पानी जाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि हमने जमीन को पूरी तरह से पक्का कर दिया है। जमीन के ऊपर एक कवर इस प्रकार से लगा दिया है कि पानी उसके नीचे जा ही नहीं सकता। इसलिए हमें फिर से अपने जल स्रोतों की देखभाल करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तालाबों, झीलों, नदियों की रक्षा करनी पड़ेगी, उनको प्रदूषण से बचाना पड़ेगा। लेकिन हम जल चक्र को समझकर बारिश के पानी को संभाल लेंगे, भूजल को सुरक्षित रखेंगे, तभी तो पानी की कमी पूरी होगी। वरना तो एक दिन तो हमारी धरती पूरी नष्ट हो जाएगी। और वैसे भी आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि आजकल तो विज्ञान का जमाना है,
देखिए, जितने भी ग्रह उपग्रह हमने आज तक खोजे हैं, किसी पर भी हम जीवन को नहीं तलाश पाए हैं। उसका केवल एकमात्र कारण यही रहा है कि किसी भी जो है आकाशीय पिंड के ऊपर, चाहे वो ग्रह हो या उपग्रह हो, उसके ऊपर जल मिला ही नहीं है। इस प्रकार का जो अनुकूल वातावरण है वो मिला ही नहीं है कि वहां पर जीवन उत्पन्न हो सके। तो पृथ्वी को छोड़ करके कहीं जीवन हमें मिला नहीं, तो हमें पृथ्वी को संभालना ही पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। अब चलो प्यारे बच्चों, इसको शुरू कर लेते हैं पाठ को। ठीक है, पहला इसको हमने गद्यांशों में बांट दिया है, तो गद्यांश के आधार पर हम पहला गद्यांश पढ़ लेते हैं। इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी हमने लिखने की कोशिश की है, तो वो भी आप साथ साथ लिखते रहें और इसको समझते रहें। तो कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी। देखिए, ये पहला ही वाक्य लेखक ने अपने लेख में एक प्रश्न से शुरू किया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, आपसे प्रश्न पूछा कि भैया जो पानी है जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, आपकी वाटर बॉटल के अंदर जो एक एक घूंट जीवन की आप लेकर के बैठे हुए हो, ये पानी आता कहां से है और फिर कहां चला जाता है। हमने कभी इसके बारे में सोचा है? तो सोच, अब लेखक क्या कह रहा है, लेखक खुद ही इसका जवाब दे रहा है कि सोचा तो नहीं होगा। क्यों नहीं सोचा होगा? क्योंकि हम तो लोभी हैं, लालची हैं, अज्ञानी हैं, हमें इतना वक्त कहाँ है, हमारे पास इतना समय कहाँ है। पर इस बारे में हमने पढ़ा जरूर है, ठीक है ना, नंबर लेने के लिए पढ़ते हैं, जीवन में उतारने के लिए तो हम पढ़ते नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग तो जीवन में उतारने के लिए पढ़ रहे हो, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है आप लोगों से। हम भूगोल की किताब में यानी कि ज्योग्राफी में जो आपके एसएस के टीचर हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना, जल चक्र आपको पढ़ाया होगा, बहुत गहराई से आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ, बड़ी रुचि के साथ आपने उसको पढ़ा होगा। भूगोल की किताब में एक सुंदर चित्र भी आपने बनाया होगा, एक डायग्राम भी बनाया होगा, ठीक है। इस पाठ के साथ भी कई सारे चित्र दे रखे हैं, इनको समझ लीजिए। तो देखिए, सूरज की गर्मी, सूरज जब अपनी ऊर्जा छोड़ता है तो उससे क्या होता है कि समुद्र के अंदर जो पानी है वो वेपोरेट होता है, वाष्प बनता है। वैसे तो समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन नमक तो वाष्प बन नहीं सकता, तो पानी पानी का वाष्प बन जाता है, नमक समुद्र में ही रह जाता है, और वो जो शुद्ध पानी है, मीठा पानी है, वो वहां से वेपोरेट होकर के भाप बन करके जो है आसमान में, आकाश में बादल के रूप में एकत्रित हो जाता है। और वही बादल जो है समतल क्षेत्रों में बरसते हैं, पर्वतों पर बरसते हैं, वर्षा के रूप में बरसते हैं, और फिर नदियों का रूप धारण करते हैं। उसी में से कुछ पानी जमीन के नीचे चला जाता है, कुछ के ग्लेशियर्स बन जाते हैं, और फिर वही पानी नदियों के माध्यम से बह करके धरती की सिंचाई करता हुआ जो है वापिस समुद्र की तरफ चला जाता है। समुद्र में जाकर के फिर से नदियां मिल जाती हैं और जल चक्र हो जाता हमारा पूरा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं नदियों के किनारे हमारे गांव बसे होते हैं, बड़े बड़े शहर बसे होते हैं। चित्रों में आपने देखा ही होगा, अपनी पुस्तक में देख लीजिए। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर के, यानी कि एक नदी के अंदर चारों तरफ का पानी एकत्रित हो जाता है, चाहे वो गंदे नाले हो, हमारे सीवरेज वाटर हो, आजकल तो हम खूब कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी भी हम नदियों में बहा देते हैं, उस सब को लेकर के वो समुद्र में चला जाता है। चित्र में एक तीर के माध्यम से ये सब दर्शाया गया है, ठीक है। सारा सब आपको समझा दिया गया है कि समुद्र से उठी हुई भाप पानी बन करके बादल का रूप धारण करती है, और फिर इन तीरों के माध्यम से ये यात्रा जो है समुद्र की तरफ वापस चली जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, जो कि आपने पुस्तक में पढ़ी है। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के ऑफिस में, कार्यालयों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब ही चक्कर हमारे सामने नजर आ रहा है, जिसको हम भोग रहे हैं। ठीक है जी। नलों में अब पानी समय पर आता नहीं, नल खोलो तो उसमें से पानी तो आता नहीं है, सू सू की आवाज आती है, आपने महसूस ही किया होगा। पानी आता है तो बेवक्त आता है, समय पर नहीं आता, कभी देर रात में आता है, हमें अपनी अपनी प्यारी प्यारी सी नींद छोड़ करके जो है रात में उठ करके पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। कभी कभी जो अर्ली मॉर्निंग आ जाता, बहुत सवेरे आ जाता, कभी कभी दोपहर को ही आ जाता है, जब हम घर पे होते ही नहीं है, अपने काम धंधे पे गए हुए होते हैं। तो इस प्रकार से पानी की समस्याएं हम सबके सामने आ जाती हैं। ठीक है जी। और इन समस्याओं को किस प्रकार से व्याख्यायित किया है लेखक ने, देखिए। तो लेखक कहता है कि हमें अपनी मीठी मीठी नींद छोड़ करके घर की बाल्टियां, बर्तन, घड़े, ड्रम आदि भर करके रखने पड़ते हैं पानी को लेकर के। कभी कभी कहीं कहीं लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तू मैं भी हो जाती है। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में एक जो है चौराहे पर एक सबका जो है साझे का एक नल लगा रहता है, जहां से जो है कम्युनिटी का नल लगा रहता है, जहां से कोई भी पानी भर रहा होता है। दिल्ली जैसे, मद्रास जैसे बड़े शहरों में आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, लोग जो है अपने बर्तन लेकर के लाइन में बैठते हैं और वहां पर फिर खूब झगड़े फसाद
होते, तू मैं होती रहती है, कोई बात नहीं पानी को लेकर के। दिल्ली में बड़ी समस्या है, टैंकर्स के द्वारा जो है पानी सप्लाई किया जाता है, टैंकर आकर के खड़ा हो जाता है, लोग टैंकर के सामने पाइप वो लगाते हैं, सॉरी लाइन लगाते हैं अपने अपने बर्तन लेकर के, और बड़ी भारी समस्याएं पैदा होती हैं। अभी समाचारों में आपको देखने को मिल ही जाएगा जून जुलाई में। तो रोज रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग क्या करते हैं कि नलों के पाइप में एक वाटर पंप लगा देते हैं, एक मोटर लगा देते हैं। वो मोटर बड़े प्रेशर के साथ जो है पानी को खींच लेती है। इससे कई घरों का पानी वो खींच करके आपके घर में तो आ जाता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन आपके जो आसपास के घर हैं आपने उनका हक छीन लिया। अब उनके घर में पानी कैसा जाएगा? अब वो बेचारे परेशान हो गए, लेकिन उनको भी मजबूरी में फिर वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको तो ये नहीं कह सकते कि भाई आप मोटर मत लगाओ, क्योंकि फिर तो झगड़ा हो जाएगा। तो वो भी मोटर लगा लेते हैं, सभी घरों में मोटरें लग जाती हैं। अब पीछे से तो पानी उतना ही आ रहा है जितना आ रहा है, सभी ने मोटर चला दी है, वाटर पंप लगा दिया। मोटर पंप को पानी को, नए पानी को क्रिएट थोड़ा कर रही है, बना थोड़ा रही है, वो खींची तो रही है। अब पानी की फिर समस्या वहीं की वहीं। ठीक है, तो यह कमी जो है ये गांव में भी है, शहरों में भी है, बड़ी बड़ी राजधानियों में भी है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर में तो बहुत भारी समस्या है। ठीक है, वहां पर तो जो है उसको बहुत बड़ा जो है हाईटेक सिटी बोला जाता है, वर्ल्ड का जाना माना शहर है, लेकिन पानी की वहां बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की। लोगों को भयानक कष्ट वहां पर झेलना पड़ता है। तो देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी स्थिति बन जाती है, अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। ठीक है जी, गर्मी में किस प्रकार की स्थितियां होती हैं। अगले गद्यांश में क्या कहते हैं, अब इसकी विपरीत स्थिति देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगले गद्यांश में कहते हैं कि लेकिन फिर आता है बरसात का मौसम, क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है। भारत के अंदर तो 6 ऋतुएं होती है, उसमें से एक बरसात का मौसम भी आता है, जबकि मानसून आता है। ठीक है जी, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, लो अब सब तरफ पानी बहने लगा, चारों तरफ पानी पानी बरस रहा है। हमारे घर में पानी, स्कूल में पानी, सड़कों पे पानी, बाजार में पानी, रेल की पटरियों पे पानी, सब जगह पानी पानी भर जाता है। ठीक है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। अगर आपने स्वयं नहीं देखी होगी तो समाचारों में तो जरूर सुनी होगी। देश के कई भाग जो हैं, कई हिस्से बाढ़ में डूब जाते हैं। आपने ये देखा ही होगा, पिछले साल पंजाब में बाढ़ आई थी, कितने सारे जो है गांव डूब गए, पालतू जानवरों को अपनी जो है जान से हाथ धोना पड़ा, लोगों को अपनी फसलें खराब हो गई। ठीक है ना, और पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो हिमाचल में देख लीजिए या उत्तराखंड में देख लीजिए, वहां पर लोगों के घर जो है भूस्खलन होता है वर्षा के समय में, और भूस्खलन के द्वारा जो है उनके घर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आपने समाचारों में जरूर देखा होगा। बड़े बड़े जो रोड हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जो है हानि होती है इस पानी के द्वारा। तो ये हालात होते हैं, ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल जैसी स्थिति हो जाना और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाना, ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ लें, क्योंकि हम समझ सकते हैं, हम मनुष्य हैं, परमात्मा ने हमको संसाधन दिए हैं, बुद्धि दी है, वास्तु विज्ञान भी अपनी चरम सीमाओं पर है, तो हम इस पानी की इन दोनों स्थितियों को संभाल सकते हैं और कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, लेखक हमें क्या समझाते हैं? लेखक समझाते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम पानी के चक्र को भूल जाते हैं और याद करें अपनी धरती माता को। देखिए, ये धरती माता हमारी एक बड़ी गुल्लक की तरह है। अब लेखक जो है अनुपम मिश्र जी आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। गुल्लक का एग्जाम्पल लेते हैं, गुल्लक का उदाहरण लेते हैं। मिट्टी का बहुत बड़ा सा गुल्लक मान लो आप इस धरती माता को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश हो जाते हैं और खुश होकर के दौड़ करके उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के, तो कभी बड़े बड़े नोट, जो भी हमें मिलता है, नाना देता, नानी, मामा, मामी, बुआ, फूफा, दादा, दादी, जो हम फटाक से उसमें डाल देते हैं। बच्चा लोग ऐसा करते हैं। फिर जब कभी हमें उन पैसों की जरूरत होती है, अपने बर्थडे पर, या हमें साइकिल खरीदनी होती है या और कुछ इस प्रकार की जो चीज खरीदनी होती है, तो हम उस गुल्लक को के में जो पैसे हैं उनको फोड़ करके निकाल लेते हैं और उस बचत का हम उपयोग कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आगे क्या समझाते हैं लेखक महोदय? कहते हैं कि हमारी यह धरती में इसी तरह ही खूब सारी एक बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी हुई एक विशाल गुल्लक है। ठीक है, जिसको गुल्लक मान लो इस धरती माता को। और ये गुल्लक जो है, इस गुल्लक में जो प्रकृति है, नेचर है, वो वर्षा के मौसम में खूब सारा पानी बरसाती है। तब रुपयों में से, जिस प्रकार से हम रुपयों को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से रुपयों से भी कई गुना ज्यादा कीमती क्या? वर्षा का पानी। वो जो वर्षा का पानी है, जो कि कई गुना ज्यादा कीमती है, वो
उसका क्या करते हैं, वो इस धरती के अंदर, जमीन के अंदर जमा हो जाता है। हमें कर लेना चाहिए, वो जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांवों में, शहरों में बड़े बड़े तालाब होते थे, पहले झीलें होती थी, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। ठीक है जी, वर्षा का पानी उन झीलों में, तालाबों में एकत्रित होता है और फिर उसके नीचे से रिस रिस कर जमीन के नीचे से छन छन कर वो जो जमा पानी है, वो जमीन के नीचे छिपे हुए भंडार को धीरे धीरे फुल कर देता है, भर देता है। इससे हमारा पृथ्वी का जो भूजल भंडार है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, वो समृद्ध हो जाता है। पानी का ये बहुत बड़ा खजाना हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम जब बीत जाता है, बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक इसका हम उपयोग करते हैं, अपने घरों में उपयोग करते हैं, अपने खेतों में उपयोग करते हैं, स्कूल में उपयोग करते हैं, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको निकाल लेते हैं जमीन के नीचे से। ठीक है ना, हैंडपंप के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, नल के द्वारा, कुओं के द्वारा हम उनको निकाल लेते हैं। लेकिन एक भी ऐसा जो है इस खजाने के जो इंसान है आज का, जो है ऐसा नहीं है जो इस खजाने के महत्व को न समझता। लेकिन आज हम लोभवश, लालचवश जो है, क्या हो गया, इसके महत्व को, इसके इंपोर्टेंस को भूल गए हैं और जमीन के लालच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती वो ये कर दी कि हमने अपने तालाबों को भर दिया है, कूड़े से, मिट्टी से भर दिया, इनको पाट दिया, समतल बना दिया, इनके ऊपर सेक्टर काट दिए, कॉलोनी काट दी और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना दिए। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान बन गए, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम, न जाने क्या क्या हमने इनके ऊपर बिल्डिंगें खड़ा कर दी हैं पैसा कमाने। लेकिन इस बड़ी गलती की सजा तो मिलेगी, गलती करेंगे तो सजा तो मिलेगी। अब वो मिल रही है। गर्मी के दिनों में देख लीजिए, नल हमारे सूख जाते हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूब जाती हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, हमारे पशु डूब जाते हैं, हमारे रास्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। इसलिए यदि हमें अकाल से बचना है और बाढ़ से बचना है, तो अपने आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हमें उनकी रखवाली अच्छे ढंग से सचेत होकर के करनी पड़ेगी। जल चक्र को हमको ठीक से समझना पड़ेगा। जब बरसात हो जाए और तो हम बरसात के समय में उस वर्षा के पानी को थाम लें माने उसको एकत्रित कर लें। तो आजकल तो सरकार ने भी इस प्रकार की योजना लेकर के आई है, लोगों को जागरूक कर रही है और हमें भी जागरूक होना चाहिए। जब हम नया घर बनाए तो बनाते हैं, आजकल मैंने देखा भी है, कई मेरे मित्रों के यहाँ मैंने देखा है, आंगन में एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ा वाटर का टैंक बनाते हैं, जल का एक टैंक बनाते हैं, ऊपर से उसको लेंटर से ढक देते हैं, दिखाई नहीं देता वो। तो उसको हम जोड़ देते हैं एक बहुत पाइपों के जाल से, जो कि हमारे मकान की छत से और हमारे आंगन से जुड़ा रहता है। तो जब वर्षा होती है तो छत के ऊपर से बहने वाला पानी, हमारे आंगन में बरसने वाला पानी पूरा का पूरा उस वाटर टैंक में चला जाता है। उस वाटर टैंक में से पानी जो है वो कहा जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, कुछ उसमें भी बचा रह जाता है, उसको हम गर्मियों में यूज कर लेते हैं। अपना जो भूजल भंडार है, इस प्रकार से हम उसको संरक्षित रख सकते हैं। हम अपने खेतों में भी तालाब खोद कर के रखने चाहिए, पानी को एकत्रित करना चाहिए। अपने ट्यूबवेल के पास एक छोटा सा तालाब हमें बनाना चाहिए। पहले होते थे हमारे यहाँ खेतों में तालाब होते थे, आजकल सभी खत्म कर दिए, जमीनें कम हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, उन तालाबों को भी एकत्रित करके समतल करके वहां पर भी हमने खेती करना शुरू कर दिया। पहले होते थे, ठीक है ना, उनका हम उपयोग करते थे, वर्षा का पानी एकत्रित करते थे, सिंचाई के लिए उसको एकत्रित प्रयोग किया जाता था। बैलों से जो है खेतों को जोता जाता था, तो बैलों को भी पानी उसी से पिलाते थे, नहलाते थे, नहाने धोने का भी किसान लोग उसी से जल उपयोग में लाते थे। आजकल सब मामला गड़बड़ा गया है। तभी हमें जरूरत के समय कभी पानी की कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम बना करके चलेंगे। तो यदि हमने जल चक्र को ठीक से उपयोग नहीं किया तो हम पानी के इस चक्कर में फंस जाएंगे और आने वाला जो विश्व युद्ध है, ऐसा मैंने सुना है, कई सारे दार्शनिकों ने मेरे को बताया है कि विश्व का जो तीसरा विश्व युद्ध है वो पानी के बाबत होने वाला है, पानी के ऊपर होने वाला है। और आने वाले समय में, फ्यूचर टाइम में, वही देश सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हो सकता है, होगा जिसके पास पानी का पर्याप्त भंडार होगा। तो ये पाठ हमें क्या सिखाता है प्यारे बच्चों? ये पाठ जो है महान पर्यावरणविद किसने लिखा है? ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने हमें जल चक्र समझाया,
पानी की कमी को समझाया, बाढ़ को समझाया, भूजल के संरक्षण को समझाया, वर्षा जल के संचयन को समझाया। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और इस प्रकार से मैं पाठ के माध्यम से जल के इंपॉर्टेंस को और उसके संरक्षण की आवश्यकता का बोध हमें हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको नोट करना चाहिए। यह पाठ केवल मात्र पढ़ करके, पुस्तक में से पढ़ करके, परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे करके नंबर लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन में उतारने के लिए है, ये प्रैक्टिकल के लिए है। अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली उतारिए। तो हमने क्या शिक्षा लेकर के जानी आज यहां से, कि पानी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। हमें वर्षा जल का संचयन करना चाहिए, तालाबों, नदियों, जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए। यदि आज पानी हमने नहीं बचाया तो हमारा भविष्य नहीं बच पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये इस व्याख्यान ने, इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही शानदार हिंदी के व्याख्यान और संस्कृत के व्याख्यानों को पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं जरूर देना चाहूंगा, इस पाठ से संबंधित और पूरे आपकी हिंदी के जितने भी सिलेबस है उससे संबंधित जितने भी लिखित नोट्स हैं, रिटर्न नोट्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। हमारे ब्लॉग का लिंक है वह वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com। उसको टैप करें, क्रोम में जाके खुल जाएगा और पाठ के और सभी पाठों के वहां पर रिटर्न नोट्स उपलब्ध है। आप अपना जो है रिटर्न नोट्स वहां से तैयार कर लें, अपनी नोटबुक वहां से तैयार कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं मिलूंगा आपको अगली शानदार वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ आशीर्वाद आप